तो यदि सेल स्थिरांक की परिभाषा हम लिखें तो हम लिखेंगे चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अभी आप इस परिभाषा को पढ़िए और थोड़ा समझने का प्रयास करें। आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आपको ये परिभाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी और इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन के तैयार होगा। सेल स्थिरांक को हम G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, हम कैपिटल G लिखेंगे, इसके ऊपर स्टार बनाएंगे, इसको हम कहते हैं G स्टार। सेल स्थिरांक को G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस परिभाषा के अनुसार सेल स्थिरांक के लिए हम समीकरण लिखें तो हम लिखेंगे G स्टार बराबर L/A। इस समीकरण में L प्रदर्शित करता है सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी को और A यहाँ पर प्रदर्शित करता है किसी एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को, जो कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाए और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। इस परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चालकता सेल बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक चालकता सेल तैयार किया है। जब भी कोई चालकता सेल तैयार किया जाएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे और ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में चालकता सेल की संरचना और चालकता सेल के उपयोग को बहुत अच्छे से समझा दिया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई चालकता सेल बनाया जाएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। ये देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं जो कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। जब चालकता सेल को हम बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रोड जो हम लगाएंगे उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल A है और इसका भी क्षेत्रफल A ही है। इसका ये क्षेत्रफल अब बाद में परिवर्तित नहीं होगा, ये निश्चित या स्थिर रहेगा। और साथ साथ जब हम चालकता सेल बनाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कुछ दूरी भी होगी और यह दूरी भी बाद में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। एक बार जब ये सेल बनेगा तो ये दूरी फिक्स हो जाएगी यानी स्थिर हो जाएगी। यहाँ पर हमने इस दूरी को L मान लिया है, यानी कि जब हम चालकता सेल बनाएंगे तो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी स्थिर हो जाएगी और इसीलिए इस अनुपात को हम कहते हैं सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। तो परिभाषा में अभी हमने पढ़ा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और किसी एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं सेल स्थिरांक। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड बराबर हैं तो हम A ले रहे हैं। यदि दोनों में से एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ज्यादा हो, एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कम हो तो हम क्या करेंगे? तो आप जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस वाले इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल रखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेल स्थिरांक का अर्थ क्या है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन छोटा सा और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जिसको यहाँ पे हमने वैद्युत अपघट्य विलयन लिखा है, ये किसी इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाते हैं और जिससे इलेक्ट्रोड मोटा हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और कभी कभी इलेक्ट्रोड के जो परमाणु होते हैं वो आयन के रूप में विलयन में आ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड अपघटित हो जाते हैं और उनका क्षेत्रफल घट सकता है। लेकिन चालकता सेल में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चालकता सेल में हमने पढ़ा कि जब हम इसका उपयोग करते हैं तो AC करंट का उपयोग करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि AC करंट से यहाँ पर विद्युत अपघटन नहीं हो पाएगा और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी नहीं हो पाएंगी, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड पर न तो कोई पदार्थ डिपोजिट यानी कि निक्षेपित होगा और न ही किसी इलेक्ट्रोड का क्षय होगा। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा बल्कि स्थिर रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेल स्थिरांक क्या होता है और इसको किस प्रकार से डेराइव किया गया है इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अब हम देखते हैं सेल स्थिरांक का मात्रक।
तो सल स्थिरांक के लिए अभी हमने समीकरण पढ़ा G स्टार बराबर L बटे A। यहाँ पर L जो है वो एक दूरी है और दूरी के लिए यहाँ पर हम मात्रक सेंटीमीटर यूज करेंगे। आप कहेंगे सर हम दूरी का SI मात्रक तो मीटर होता है, फिर सेंटीमीटर क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसको भी मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि जब चालकता सेल हम बनाएंगे तो एक छोटे से पात्र में बनाएंगे और छोटे से पात्र में जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी, तो सेंटीमीटर में उसको लिखना बहुत आसान होगा। मीटर से अच्छा हम यहाँ पे सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि उस दूरी को मीटर में लिखेंगे तो वहाँ पे गलत होने का चांस बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ये यहाँ पर क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल भी बहुत कम होगा, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। यानी कि सल स्थिरांक के समीकरण को हम मात्रक के पदों में लिखें तो हम लिखेंगे G स्टार बराबर सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर का और नीचे का 1 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, यानी कि G स्टार बराबर हम लिख देंगे 1 बटे सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो G स्टार बराबर सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि G स्टार यानी कि सल स्थिरांक का मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स। अब सल स्थिरांक को अच्छे से समझने के बाद हम एक सल स्थिरांक से संबंधित एक और भी टॉपिक पढ़ लेते हैं। सल स्थिरांक और विशिष्ट चालकत्व में संबंध। आप जानते हैं कि IUPAC द्वारा विशिष्ट चालकत्व को चालकता भी कहा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोष्टक में चालकता भी लिख दिया है। इस संबंध के लिए हम एक फार्मूला डेराइव करेंगे जो कि बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे आपको कभी नहीं भूलेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, आप फिजिक्स में भी इस सूत्र को पढ़े होंगे कि R बराबर रो इंटू L बटे A। R यहाँ पर प्रतिरोध है, रो यहाँ पर एक नियतांक है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, L यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है और A यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। जब किसी चालक तार की बात करते हैं तो यहाँ पर L हो जाता है चालक की लंबाई और A हो जाता है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम लोग जब विद्युत अपघट्य विलयन की बात करेंगे तो L यहाँ पर होगा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और A को हम कहेंगे किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। इसके साथ साथ पिछले वीडियो में इस समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक और भी सूत्र पढ़ा था, कप्पा बराबर 1 बटे रो। देखिए ये सिंबल है थोड़ा टेढ़ा किए, इसको हम पढ़ते हैं कप्पा, और ये जो पी के जैसा आपको दिख रहा है इसको हम पढ़ते हैं रो। ये दोनों ग्रीक सिंबल होते हैं। इस समीकरण में कप्पा जो है विशिष्ट चालकत्व है जिसको आप चालकता भी कहते हैं, और रो यहाँ पर है विशिष्ट प्रतिरोध। आप लोगों ने इस समीकरण के आधार पर विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा भी लिखी थी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अब यदि इस फार्मूले में हम थोड़ा सा पक्षांतर कर दें और यहाँ से रो का मान निकालें तो हम कप्पा को इधर ला देते हैं और रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर भेज देते हैं। यहाँ पे पक्षांतर नहीं कहेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे रो बराबर 1 बटे कप्पा। अब यहाँ से जो रो का मान हमको प्राप्त हो रहा है इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए हमारा समीकरण 1 यह वाला है, जिसको एक बार और भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। R बराबर रो इंटू L अपान A, यह है आपका समीकरण 1। यहाँ पे आप रो का मान रखिए, रो के जगह पे देखिए हमने इसका मान रख दिया है। रो का मान हमने रखा है 1 बटे कप्पा और L अपान A ये पहले से ही था। अब इस समीकरण में हम एक और भी समीकरण का यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि G स्टार बराबर होता है L बटे A, यानी कि समीकरण में जो L बटे A है यहाँ पर हम G स्टार रख सकते हैं। तो इस आधार पर हम समीकरण लिख पाएंगे R बराबर 1 बटे कप्पा गुणे G स्टार। अब इस समीकरण में हम कप्पा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें R के साथ तो हम लिखेंगे G स्टार बराबर R इंटू कप्पा। देखिए G स्टार का 1 में गुणा कर दिए हैं तो G स्टार हो गया है, और कप्पा जब इधर की तरफ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो R के साथ उसका गुणा हो जाएगा। तो
तो समीकरण आपको प्राप्त होगा G स्टार बराबर R इंटू कप्पा। इस समीकरण में G स्टार सेल स्थिरांक है, R प्रतिरोध है और कप्पा यहाँ पर चालकता है। और यह समीकरण चालकता और सेल स्थिरांक के मध्य संबंध व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो ये हम लोगों ने संबंध निकाला है सेल स्थिरांक और चालकता का, इसका उपयोग हम लोग अगली वीडियो में करेंगे और यहाँ से हम लोग चालकता का मान ज्ञात करेंगे या चालकता को हम मापन में इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो